अच्छा तो मैं ये बात कर रहा था कि आज मैं सोशल मीडिया पे गया तो मैंने बहुत सारी पोस्टें देखी। उस पोस्ट के अंदर वो जनरल गफूर है, उसका पूरा नाम क्या है? ASPR वाला जो है ना, एस ASPR। हाँ, ASPR के जनरल गफूर जो है, उसकी जो है वो पोस्ट लगी हुई थी। और उस पोस्ट के अंदर जो है उसकी फ़ोटो लगी हुई थी आंबा नीचे नीचे। और उसके ऊपर जो मतन था लिखा हुआ था, वो ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान को जो है बाहर की कुव्वतें इकट्ठी हो रही हैं और पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ख़तरे में है। और मतलब मेरी दरख्वास्त है कि सब लोग जो पाकिस्तानी मुत्तहदा हो जाए, एक हो जाएं और इन कुव्वतों के मुकाबले करने के लिए, और वगैरह वगैरह वगैरह। उस वक्त मैं ये सोच रहा था, जिस वक्त ये मैं पढ़ रहा था और उसकी तस्वीर देख रहा था, तो मैं सोच रहा था कि हमने ये बहुत पहले ही, जब हमारे शुरू किया था, हमने अपना पायम का सिलसिला शुरू किया था, तो हमने इन लोगों को, मीडिया को, और जितनी भी ब्यूरोक्रेसी और जितने भी गवर्नमेंट की जो है, इनको हमने बहुत पहले कह दिया था कि पाकिस्तान जो है ये तोड़ने की साजिशें हो रही हैं। और होश करो, जैसे आपने मुझे कहा हमने इनको कहा था कि होश करो, होश करो। कि और इसके साथ हमने बाकायदा होश करना ही नहीं लिखा, बल्कि इनको बताया था कि किस तरीके से जो है इस मुल्क को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। आज इन्होंने हमारी बातों को कभी नहीं सुना, कभी भी इन लोगों ने, ना मीडिया ने का इनकी। यहाँ पे मैं इंटरवीन करता हूँ। हाँ, बोलो। बात यह है कि सुना है, यही तो इस मखलूब लाए कौम की और अवाम की ये हरदर्मी है। और खासतौर पे जो करता धरता है पावर प्लेयर्स जो है और पावर कॉरिडोर्स में चलने वाले लोग जो हैं, ये लोग जो है ये लोग हमें बहुत देर से, बहुत अरसे से दे आर मॉनिटरिंग आवर स्टेटमेंट्स, दे आर रिकॉर्डिंग आवर स्टेटमेंट्स। हमारी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, मॉनिटर करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उससे गाइडलाइंस लेते हैं। और जो लोग हैं, कई लोग हमें जो है, जब कभी हम थोड़ा खामोश होते हैं तो लोग हमें जो जिस अप्लाई करते हैं, आप जानते हैं इस बात को, तो वो कहते हैं जनाब आपने क्यों बोलना बंद किया है? क्योंकि हमें गाइडलाइन लेनी होती है। वो लोग आज भी मौजूद हैं, वो लोग भी शायद ये गुफ्तगू सुने और वो कहें कि हाँ, आगा सच माल्टा को ठीक कह रहे हैं। ये लोग मखलूब अल्लाह लोग हैं, ये लोग लानती लोग हैं। एक्चुअली जो लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं और अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं, और ये जो हमारा हमेशा से है ये कहना कि ये लोग जो है नाअहल हैं, और ये नाअहल लोगों की जो बड़ी सीटों पर आकर बैठने की वजह से पाकिस्तान का जो जनाजा निकला है, हम बार बार कहते थे कि पाकिस्तान का जनाजा निकल रहा है, ये समझते थे, हम सिर्फ लफ्ज बोलते हैं। हम कहते थे पाकिस्तान के कफन बक्स में कीले मत ठोंको, मगर इन लोगों ने कीले ठोंकी अपने हाथों से, अपनी अक्लमंदी, अपने आप को बड़ा ये समझते हैं जीरक। और ये जो कुर्सी पे बैठे वो कहता है मैं ही हूं जो जो मैं चौड़ा ते बाजार सोड़ा। ये इन लोगों की हरकतें अंदर से दे आर ब्लडी खोखला, ये लोग खोखले हैं। बात ये है, इसे गफूर जो है ये मेंशन किया, इससे किसी बंदे का जिक्र किया है कि जी उसने भी ये कहा है, तो ये वो लोग हैं, ये वो डरे हुए लोग हैं। मैं जनरलों की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ये वो डरे हुए लोग हैं जो नाम नहीं लेना चाहते, जो मेंशन नहीं करना चाहते हमारे बारे में कि ये गाइडलाइंस हमने वहां से लिए हैं। ये लोग एक अरसे से बोलते जा रहे हैं। मेरा मकसद कहने का ये है कि ये जो है ये सब लोग जानते हैं, और हमारी जो चीजें हैं, कल हम पावर में आते हैं, ये खुद आप खुद हैरानगी होगी कि जो चीजें आप भूल भी चुके हो वो भी निकाल निकाल के बाहर ले आएंगे, ये भी कैसी, ये भी कैसी, ये भी कैसी। तो ये पहली बात जो मैंने कहा आपसे ये करूं कि इन लोगों ने जानबूझ के जो है ये हमारी चीजों को बिल्कुल भी हमारा नाम नहीं लेना चाहते कि एक दफा नाम निकल गया तो ये फैलेगा, ताउन की तरह फैल जाएगा पूरे पाकिस्तान में, अवाम में। ये नाम जो है पायम इनकलाब का, और ये लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। एंड दे आर डेलिबरेटली इग्नोरिंग आवर नेम्स एंड मेंशनिंग आवर स्टेटमेंट्स विच आर, जो कि पाकिस्तान के और पाकिस्तानी अवाम के हक में है। तो इसलिए ये बात जो है पहली कि ये सब जानते हैं, ये क्या सियासतदान सब लोग जानते हैं, मगर इनकी कमीनगी है। ये आज से नहीं, ये 40 सालों से कमीने लोग बैठे, मैं तो 40 सालों से देख रहा हूँ, कमीने तरीन लोग बैठे हैं और अपने आप को शैतानियत के, ये शैतानों के
چیلے ہیں اور یہ جو ہے یہ ہر چیز میں شیطانیت کرتے ہیں اور دیٹ از وائی ان کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں کوئی بھی بندہ کوئی ایجاد کرتا ہے, کوئی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جو بڑے پیمانے پہ قوم کے فائدے میں جا رہی ہو, تو مگر وہ اس کے پاس وسائل نہ ہو تو یہ اس کو حشش کرتے ہیں, اس کو ٹھٹے مار کے کونے میں بٹھا دیتے ہیں, کیونکہ ان کو خطرہ پڑ جاتا ہے اپنی جابوں کا, اپنی اقربا پرویوں کا, اپنے نیپوٹزم کا, اپنی خاندانوں کے لوگوں کو پالنے کا, ان کو سیٹوں پہ بٹھانے کا اور ان کو بھرتیاں کرنے کا جو ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے اس میں, اور پھر ان سے آگے نکل جانے کا ان کو خطرہ پڑ جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو اس طرح کی کوئی ایجاد کرتا ہے, کوئی بھی چیز کرتا ہے, اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. دوسرے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی کوئی چیز بندہ ایجاد کرتا ہے, قوم کو حکومت اس کی سرپرستی کرتی ہے, اس کو سرمایہ فراہم کرتی ہے کہ وہ چیز قوم کے کام آنی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سے ایک فٹ آگے سوچ ہی سکتے, اپنے اختیار میں کسی کی پاور شیئرنگ نہیں چاہتے, چاہے وہ ایک ٹکے کا بندہ ہو, چاہے وہ ٹاپ کا آدمی ہو. یہ سب کے سب جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ بیسیکلی دے وانٹ کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, وہ کہتے ہیں نا یکتا, یعنی اپنے اس میں بس ٹوٹلی پاورفل ہونا چاہتا ہے ہر بندہ وہاں پہ, اس لیے وہ کسی کو چانس دینا نہیں چاہتا. تو ابھی جیسے انہوں نے چانس نہیں دیا تھا, یہ 18 سال تک رگڑے کھاتا رہا عمران خان, وہ بعد میں جا کے تو وہ ایجنسیوں کا ملا جلا اور جو بھی ہے ایک سو کی تناظر میں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست, تو یہی کہ کئی لوگ ہیں جو کہ بہت ساری پارٹیوں کی دشمنی انہوں نے اس کو آگے لے کے آئے, تو مجبوری سے ادروائز اس کو بیچارہ رگڑی کھاتا رہتا. ابھی وہ رگڑی کھا رہا, بھی اس کے آنا مشکوک ہے. بہرحال تو میرا جو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ یہ لوگوں کو پتا ہے, ہم نے 15 برس کی چیزیں ہماری نکال کے دیکھیں, ہم کہتے تھے ہوش کرو ہوش, یہ وقت آ رہا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارا مسکا اڑایا کرتے تھے, یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ پاگل ہیں یا دے آر اسٹوپڈ اور واٹ ایور, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن آج جب ہم اس وقت ان کے اوپر چلاتے تھے کہ چودھریوں جیسا کو پرائم منسٹر مت بناؤ, پرویز اشرف جیسا کو مت بناؤ, یہ اہل نہیں ہے. پرائم منسٹرشپ ہے, بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے, بہت ذمہ داری پوسٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر انتہائی اہل لوگ بیٹھنے چاہیے. مگر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا اہلیت اس ملک میں کئی سرے سے ہے ہی نہیں. میں 40 سال سے تو نہیں دیکھی, سیدھی بات ہے. اہل لوگوں کو تو ہمیشہ انہوں نے ٹوٹے مارے ہیں, میرٹ والوں کو, اور اپنے جو ہے اقربا پرویاں کی نیپوٹزم کی ہے اور اس طرح سے کنبا پرویاں کرتے ہیں. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس لیے ہمیں اگر یہ سنتے, ہماری باتوں پر یہ غور کرتے, تو آج وطن کی پالیسیاں ڈفرنٹ ہوتی اور آج یہ حالات دیکھنے کو نہ ملتے کہ آج ایک بہت اہم فوجی جنرل کہہ رہا ہے پاکستان توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے جب اس نے یہ لفظ کہہ دیے تو یہ تو اس سے بہت مائلڈ وے میں کہا ہے ٹو سافن دا پبلک, مگر اس کے پیچھے کتنا پریشر ہوگا اس کو نظر آ رہا ہے کہ کتنا بڑی پاور جو ہے کس طرح سے پاکستان کو توڑنے کے لیے تھوڑے ہاتھ میں لے کے کھڑی ہیں. وہ جو ہے وہ صرف جان سکتا ہے, تبھی جا کے اتنی بھی بات نکال دی اس نے, ورنہ یہ تو لوگ کہتے ہیں کچھ ہو نہیں سکتا, پاکستان تو ناقابل تسخیر ہے, اور ہم کہتے تھے مت بولو ناقابل تسخیر ہے, مت بولو. یہی ہم ان کو کہتے تھے ناقابل تسخیر نہیں ہے. تم لوگوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر چھوڑا ہی نہیں ہے. ایٹم بم کے حوالے سے اگر تم اس کو ناقابل تسخیر کی گردان کرتے ہو تو لوگ یہ روٹی کو چوچی نہیں بولتے. دشمن جو ہے وہ پھر اور راستے اختیار کرتے ہیں کہ آپ کو ایٹم بم استعمال کیے بنا توڑ دیا جائے. آپ کو وہ کہہ رہے دیا کہ آپ ایٹم بم استعمال کریں, یعنی کہ اوپن جنگ چھیڑیں گے نہیں آپ, تو آپ ایٹم بم کہاں استعمال کریں گے؟ کیا آپ کے اندر سے جب لوگ آپ کو توڑنے کے لیے ان کے اعلی بن جائیں گے تو کیا آپ ان کو ایٹم بم ماریں گے؟ نہیں ماریں گے نا. سو ایٹم بم ایک عضو معطل بن کے رہ جاتا ہے ایسے صورت میں جب آپ کہتے ہیں ناقابل تسخیر ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ جب دیمک لکڑی کے اندر سے اس کو کھوکھلا کرتی ہے تو باہر سے صرف ایک ہٹ لکڑی کو توڑ دیتی ہے, یعنی اندر سے enemies within بالکل enemies within the nation جو لوگ ہیں وہ لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. باہر والوں کو تو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. آج وہ وقت آ چکا ہے, ہم نے کہا تھا آنکھیں کھولو, نا اہل لوگوں کو مت بٹھاؤ. پرائم منسٹر کی سیٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, وہاں ایک بھی اہل آدمی بیٹھ جائے تو پاکستان کو, ملک کو کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے, ناقابل تسخیر بنا سکتا ہے. مگر ان لوگوں نے پراپرٹی ڈیل
ضعیف نغلہ نااہل ترین آدمی اس کو پرائم منسٹر بنا دیا، کیونکہ وہ خود تو کچھ کرنے کے قابل ہے نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹریکٹر کا ریڈیو اور بڈھے والدہ بیاہ پبلک کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح نااہل وزیر اعظم جو ہے وہ جو ہے اس کی جو جب آپ اس کو وزیر اعظم بناتے ہیں تو فائدے جو ہیں وہ بیوروکریسی اور اس کے ارد گرد کے لوگ لے لیتے ہیں، وہ تو خود الو کا پٹھا ہوتا ہے. اسی طرح نواز شریف جیسا بوتا آدمی جس کی عقل جو ہے اس کے فلودوں میں ہے اور باقی جو ہے اس کے ٹڈ میں ہے، یعنی کہ اس کے پاس اتنی کھوپڑی نہیں ہے، نہ ہی اس کے پاس جرأت ہے، نہ اس میں کچھ اور ہے. اس کو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا ہے، پاکستان کا جنازہ نکلا. چودھری جس کی زبان یا اس کے بولنا جو اس کی اپنی بیوی نہیں سمجھ سکتی ہوگی، بول کے ٹوریزم کی بول رہے ہو، ٹیچر بولتا ہوگا، اس کو آپ پرائم منسٹر بنا رہے ہیں اور اس پہ لڈو مارتے ہیں. اس کے بعد جو ہے جو قوم ایک پٹاخہ چلانے کی خوشی کا ایک پٹاخہ چلانے کی متعمل نہیں ہوتی، اتنے اندھیروں میں گری ہوئی ہے، وہاں پہ آتش بازیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ جلسے جلوس ہوتے ہیں، وہاں رنڈیاں رانڈے ناشتی ہیں، وہاں پہ جشن منائے جاتے ہیں. کس چیز کے جشن؟ پاکستان انتہائی خطرے میں ہے اور یہ جشن منا رہے ہیں جو ایک انبلیویبل چیز ہے. ان کو ہوش نہیں ہے. یہ قوم ہے، یہ لوگ ہیں جن کو کہ نظر نہیں آتا. قومیں ہی بناتی ہیں ملک کو، قومیں ہی ڈرائیو کرتی ہیں جو پاور پلیئرز کو یا پالیسی میکرز کو ان کو پریشر دیتی ہیں. یہ قوم تو ناچ گانے سے نکلتی نہیں، یہ تو عورت کی چوٹ سے باہر آتی نہیں ہے. یہ تو ٹھڑک پن اور عورتوں کی تالا تاری سے، اور عورتیں آج کی عورتیں بھی آپ سمجھا دوں، عورتیں ہم تو جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں یہ لوگوں کو تاثر دیا جاتا ہے کہ مرد ہی ہیں جو کہ عورتوں کے ٹھڑک پڑ جاتے ہیں. عورتیں بھی ٹھڑکی ہوتی ہیں، عورتیں بھی 10 مردوں کو گزارتی ہیں اپنے اوپر سے اور ان کو وہ ایک عادت ہوتی ہے. پاکستان میں یہ حالت ہو چکی ہے، بدکار بدماش ہو چکے ہیں سب لوگ. کسی کے پاس کوئی سینس نہیں ہے. جس کو دیکھو تو مقصد کہنا کہ یہ قوم ایسی نہیں ہوتی. قومیں بڑی سلجھی بھی ہوتی ہیں، پوری سوچ اور فکر والی ہوتی ہے، جن کو اپنے ملک کی فکر ہوتی ہے، جن کو فیوچر کی فکر ہوتی ہے، جن کو آنے والی جنریشنز کی فکر ہوتی ہے اور جن کو ملک کی سلامتی کی فکر ہوتی ہے. کیا آپ کو کوئی ایسے لوگ نظر آتے ہیں؟ کیا ان کو اس قابل چھوڑا گیا ہے؟ ایک طبقہ ہے، ایک سیاستدان اٹھتا ہے، وہ رنڈی اور رانڈوں کا ایک جلسہ کرتا ہے جس میں سو کال برگر فیملی اور دوسرے تیسرے اور جو نیم برگر فیملیاں اور جو کچھ برگر فیملی بننا چاہتے ہیں اور کچھ لوور لیول کے لوگ بننا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہاں ڈھوم ٹمکا ہوتا ہے، چوتر مٹکائے جاتے ہیں، عورتوں کو ہاتھ لگائے جاتے ہیں، ان کے تھن پٹے جاتے ہیں. اور ایک لیڈر ہے جو کہ جس کا جلسہ ہوتا ہے اس میں وہ لوگ آئے ہوتے ہیں جن کو کہ اپنے ناڑا باندھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے، مطلب جو ان کی میں ذہنی کیلیبر کی بات کروں کہ ان کو یہ توتی صحیح طرح سے دھوتی باندھنی نہیں آتی ہے، اس کا مجمع اس سے بھرا تھا. جن کے پاس سینس ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں وزارت خارجہ کیا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے وزارت داخلہ کیا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں پالیسی کیا چل رہی ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں پاکستان کے بارے میں کیا تاثرات ہے. ان کی تو سوچ تندور سے لے کر اپنا پیٹ کے لیے تندور سے لے کر تو کیا کہتے ہیں وہ روٹی کھانے تک، اور عورت کو چولہے سے لے کر بستر تک گھسیٹنے تک ان کی سوچ اسی پہ ختم ہو جاتی ہے. وہ لوگوں کو لا کے بغیر مفہوم تک کھڑا کر دیتے ہیں اور نعرے مرواتے ہیں. نہ کوئی پرواہ کرتا ہے کہ بھائی کوئی سینسیبل انسان ہے اس ملک میں یا نہیں ہے. تو جو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایسے میں جب سینسیبل لوگ آتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو قومیں اپنے اصلی ہیروز کو اگنور کرتی ہیں اور کریکس کے پیچھے اور ٹریش کے پیچھے جاتی ہیں اور ان کو ہیرو بناتی ہیں، ان کو آئیڈیلائز کرتی ہیں، وہ قومیں اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہیں جیسے پاکستان ہے. ہاں وہ لوگ کہو شروع ہو گیا. تو مقصد میرا یہ پہلا ہمارا پوائنٹ تھا جس کے اوپر بہت ضروری بات کرنا تھا کہ قوم جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے، وہ 2 طبقوں میں بٹ چکی ہے اور دونوں طبقے ہی ضائع ہو چکے ہیں، دونوں طبقے ہی بیکار ہو چکے ہیں. ان کے پاس سوچ اور سینس نہیں ہے اور اوپر سے ان پر جو حکمرانی کر رہے ہیں وہ لوگ نااہل ہیں، وہ لوگ دورس نہیں دیکھ سکتے، وہ لوگ جو ہیں وہ مافیازم کا شکار ہیں. یہاں پہ میں ایک مینشن کرنے کی کوشش کروں گا، جیسے میں پھر ہم اگلی بات کرتے ہیں، جیسے کہ یہ میں سفارتکاری ہو گئی یا بیوروکریسی ہو گئی، تو یہ جو ہے اس کے بیچ میں اس قدر نااہل لوگ بیٹھے. آج پاکستان دنیا میں کہیں نہیں کھڑا،
अब बात कहीं से कहीं चली जाती है, बात बहुत जरूरी करनी है कि बीच में निकल आई कि आज चीन जो है भारत से हाथ मिला रहा है। ये लोग, ये उल्लू के पट्टे, ये जो बैठे पाकिस्तान में जो अपने आप को बहुत बड़ी भलाई कहते हैं, इन लोगों ने सी पैक को एक बनाकर नमूना रख दिया है कि जी सी पैक जो हमारा बहुत बड़ा कारनामा है। सी पैक 54 अरब डॉलर जो लगा रहा है चाइना, वो 10% इंटरेस्ट के साथ सारा पैसा वापस लेने का एग्रीमेंट किया हुआ उसने, वो सारा पैसा वापस इनको देना है पाकिस्तानियों को। जबकि कामयाब सफारतकारी क्या होती है भारत में, दुबई ने जो कि मुसलमान मुल्क है, जिसको पाकिस्तान में लगाना चाहिए, लेकिन इनकी गलत पॉलिसी की वजह से दुबई उखड़ चुका है। दुबई 74 अरब डॉलर की सरमायाकारी इंडिया में कर रहा है, जो वापस नहीं करना इंडिया ने। इसको कहते हैं कामयाब सफारतकारी। मगर जब आप मलिहा लोधी जैसी रांडे, एक रांड जो कि एक नाअहल रांड है, जो कि 40 साल से बाहर के मुल्कों के में एक होते से हटती है, दूसरे में तीसरे में आया था, पाकिस्तान आई नहीं है। वहां से अमेरिका की फीस सेट आया तो उसको उधर लगा दिया, अपना मुस्तकिल मंदूब लगा दिया अक़वाम मुत्तहिदा में। क्या तमाशा बना के रखा है कि वो औरत 2 टके का काम नहीं करती, 2 टके उसकी सर्विसेज नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए जो है अक़वाम मुत्तहिदा में खड़ी होके बोल सके। वो तो इस कदम मसलतों की शिकार और पता नहीं कब, और सोचे उसकी तनख्वाह कितने लाख डॉलर होगी जो वो लेती है, मगर वो काम क्या कर रही है। ऐसी औरतें कैंसर हैं, ऐसे लोग, मैंने मिसाल दी है, ये तो एक मिसाल दी है ना। तो ये जो है इनका क्राइटेरिया है कि जो लेटती है खारजा, इसमें दफ्तर खारजा में जो लेटती है, किसी बहुत खुश करती है, उसको आप किसी बाहर के मुल्क में लगा देते हैं, जो किसी की माशूक है उसको लगा देते हैं। जब ये क्राइटेरिया हो, ये सब दफ्तर खारजा की बात कर रहा हूँ, सब इदारों में ये हो रहा है। जो ब्लू आइड गर्ल होती है, जो कि बॉस की या बड़े की होती है, वो जो उसके बिस्तर गर्म करती है, उसको अच्छी अहम पोस्टर पर लगाया जाता है, चाहे वो कितनी नगली क्यों ना हो। ये पाकिस्तान में आज से नहीं हमेशा से हो रहा है। जैसे कि मैं राणा शेख की बात करता हूँ, पीटीवी एमडी लगाई उसने, बेनजीर ने लगाई, जिसके बारे में कहते थे कि बिस्तर में बहुत टॉप क्लास है, ठीक है। वो नजमुद्दीन शेख जो था, जो सेक्रेटरी खारजा था और पता नहीं क्या क्या था, और एम्बेसडर भी था, अमेरिका में सफीर भी रहा है, उसकी बीवी थी। और बेनजीर जो है उसकी दिल दादा थी, क्योंकि वो भी एक रांड शहीदानी जो है जुदवाने वाली जो है भड़वी औरत थी। उसके सारे यही मलिया लोधी जो है उसकी यार खार थी, और आज हर हुकूमत में वो, उसकी यार खार होने के बावजूद हर हुकूमत में वो जो है बैठी हुई है। इन लोगों को ठुड्डे मार मार के निकालना चाहिए। बड़े में कहाँ बात चली गई थी। तो मेरा मकसद कहने का सिर्फ इतना है कि ये इतनी बातें हैं, जब दिल करता है बंदा शुरू करे तो इनकी इतनी नाअहली है, इतना गुस्सा आता है कि पाकिस्तान इस पॉइंट पे आज खड़ा है सिर्फ इस वजह से। अब सोचें कौन भाई, यहाँ मैं बात भी आपसे जो बात हुई थी, तो अभी आपने जो पॉइंट रेज किया था कि बलोचिस्तान की एक औरत जो है वो जिस तरह से रो रही है, पता नहीं शायद उससे आजकल भूख हड़ताल की है, ये वही है या कोई और है, लेकिन उसकी मैं देख रहा था जलीला है कोई, तो वो ये पाक आर्मी के खिलाफ बोल रही है। लेकिन इन लोगों को ये पता है कि पाक आर्मी जो है वो एक हुक होता है, टूल होता है, उसके पीछे उसको ऑर्डर देने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए जो सामने होता है उसी के साथ वो कर रही थी। लेकिन उसने जो मैंने बयान देखा, उसके बीच में मैंने अभी सुना से आर्मी के खिलाफ की बात की, उसने बहुत रो रही थी और उसने कहा कि इस तरह से लोग जबा हुए हैं जितने बकरे जबानी होते हैं, और मारे गए हैं बलूचिस्तान में, ये वगैरह वगैरह। कौन ब्यूरोक्रेसी है ये, इतनी जालिमाना जो है कार्रवाइयां बलूचिस्तान में किसने की है? किसने इस नफरत को के बीच को दरख्त बनाया है? और किसने जो है किसी किस्म की रेमेडी देने के बजाय वहां पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े हैं? कौन है ये? कौन पॉलिसियां चलाता है? ये लोग, ये ब्यूरोक्रेसी, मैं बार बार कहता हूँ, ब्यूरोक्रेसी जो है और जो स्टैब्लिशमेंट है और जो इनकनाइवेंस विद पाक मिलिट्री, उसको मिलिट्री जो उसकी टूल बन जाती है, इन लोगों ने बलूचिस्तान में अंधाधुंध लोगों को कुचला है, जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान के लोग इतने उखड़ चुके हैं कि वो किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन सजाएं देगा? कौन लोग हैं जो जिनको लटकाया जाए कि तुमने बलूचिस्तान में, फिर उसमें तुमने जो है वो ट्राइबल एरिया में और ये फाटा वगैरह में जो जुल्म और सितम किए हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? जो असल करने वाले हैं वो खामोश हैं और आज भी याशी कर रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेसी है, वो ब्यूरोक्रेसी है टॉप टू बॉटम, जो कि इन जुल्मों का जो है वो असल मुहर्रक है और जो
इजाफी लागत लग गई, मगर एक और तो अच्छा बन गया। इजाफी लागत 100 रुपया, 200 रुपया नहीं, 200 अरब रुपया, 150 अरब रुपया, 400 अरब रुपया, मिसाल दे रहा हूँ। ये इजाफी लागत अगर एक चीज 2 अरब की बनी है, 2-5.5 अरब की बनी है, और उसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर गाड़ीवाल तारीफ कर रहा है कि क्या हुआ जो इजाफी लागत लगी, लेकिन चीज तो अच्छी बन गई ना। यानी कि तुमने उस चीज को सेकंड किया बजाय ये पूछने के लिए कि जब एक प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो उसके ऊपर ये पूरी फिजिबिलिटी बनाई जाती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है कि ये चीज जो है ये 3 अरब रुपए में तैयार होगी हर चीज का, और कम से कम 10-15% तखमीना ज्यादा रखकर एस्टिमेट दिया जाता है, ताकि अगर कोई ऊपर नीचे हो जाए जो प्राइसेस में वगैरह वगैरह मटेरियल की वजह से और चीजों की वजह से, तो उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इजाफी लागत लगे। इजाफी लागत सिर्फ और सिर्फ तब लगती है जब करप्शन होती है, जब तखमीने और जब अमाउंट जो है हाथों से निकल जाते हैं, जब जो है वो करप्ट चेंज जो है उसकी शाखें बनती चली जाती हैं। अब एक प्राइम मिनिस्टर इजाफी कीमत को तारीफ कर रहा है तो समझ लें कि आने वाले जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट होंगे उसमें धड़ल्ले से और दीदा दलेरी से इजाफी खर्चात डाल दिए जाया करेंगे करप्शन के। आपने जिन लोगों की तारीफें की है, जाके देखो उसके कितने फार्म उससे बनाए हैं, उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसे कहां पैसा चुकाया है, उसके कितने नए बंगले खड़े हुए हैं नए नामों से, खानदान के नामों से, जिसकी तुम खड़े होकर तारीफ कर रहे हो कि इजाफी तो लगा दिया, मगर इसकी बड़ी तारीफें हो रही है। तो मकसद करने का ये है कि डट के बैठे हुए हैं स्टेजों के ऊपर, डट के तारीफें करवाते हैं और डट के तारीफ करता है अगर एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री फॉर एक्सेलरेटिंग ऑफ दिस प्राइस, जो नॉर्मल प्राइस है किसी प्रोजेक्ट की, तो हम समझ लें कि करप्शन का बाजार या करप्शन की जो है वो उसको सेकंड कर रहा है, उसकी हिमायत कर रहा है। तो जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, फैसल मस्जिद 2 साल में या 3 साल में तैयार होनी थी, ठीक है, 10 साल में तैयार हुई है। ये रिकॉर्ड है कि 10 साल में फैसल मस्जिद तैयार हुई है, और कई 100 गुना ज्यादा जो लागत थी, जो कि तखमीना था, जो कि लगाया गया इसमें फैसल मस्जिद, उससे ज्यादा उसके ऊपर पैसा लगा। नेशनल कंस्ट्रक्शन उसको बना रही थी, नेशनल कंस्ट्रक्शन में गफर मेहदी जैसे हरामजादे और पता कौन कौन से बड़े बड़े फड़वे बैठे हुए थे, जिन्होंने अपने मुल्तानों में कहां कोठियां बनाई, अपने खानदान बना दिए, फार्म हाउस खरीदे, लखपति अरबपति बन गए, और वो लागत गवर्नमेंट देती चली गई, क्योंकि इस तरह से फंसा देती है ब्यूरोक्रेसी कि भाई इसमें इतना पैसा लगना है, कोई बातों में बुलाते हैं, सफारतकार और ब्यूरोक्रेट बातों में बुलाते हैं। हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हर बंदा बातों का कमाता है। एंकर्स क्या कमा रहे हैं? 30 लाख 35 लाख पर मंथ कमा रहा है। क्या वो ईंट बजी उठाता है? क्या वो गोई उठाता है? क्या वो मजदूरी करता है? नहीं, बातों से जुबान लगी हुई उसके साथ वो चर्म जुबानी से और हर मतलब गोल बचन से उस मुल्क में सारे काम चलाए जा रहे हैं। प्रैक्टिकल जो करना चाहता है या प्रैक्टिकलिटी को देखता ही नहीं है। दैट इज वो एक खराबी उस मुल्क में। तो मकसद मेरा कहने का ये, मैंने बहुत बड़ी बात करी थी, ये एस्केलेटिंग ऑफ द प्राइसेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं उनको अगर प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर इंसान तारीफ करते और फिर डरने से बोल रहा है ये मार्शल ने ये किया, उसने ये किया, क्या तारीफ तब करो जब उसने उस तखमीने के अंदर जो है वो चीज प्रोजेक्ट मुकम्मल किया हो। बिल्कुल सही। जब उसके ऊपर से कई अरब और ज्यादा लगवा दिए फिर तुम उसकी तारीफ कर रहे हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि तुम्हारी कान पे ठुड्डा मार के तुम्हें किसी ऐसे गड्ढे में फेंकना चाहिए तुम जैसों को, क्योंकि तुम लोग ही हो जो करप्शन का हिस्सा हो, जो कि इसमें हिस्सेदारियों में है तुम्हारी या तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो मैं बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहा था कि बलूचिस्तान की तबाही का जिम्मेदार आज तक ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि बलूचिस्तान में इन लोगों ने ज्यादती की, बलूचिस्तान के साथ ज्यादती हुई। ग्वादर तो बन गया ना चीन की खुशामद की वजह से, उसकी जरूरत की वजह से उसको गर्म पानी तक पहुंच रहा था। तो ग्वादर का जो छोटा सा टोटा है, उसके अलावा बलूचिस्तान में तरक्की कहाँ है? बलूचिस्तान में तो इस वक्त अनारकी है, इस वक्त अनरेस्ट है, इस वक्त आजादी की तरीके चल रही हैं, इस वक्त लोहारतकारी हो रही है, इस वक्त भूख हड़तालें हो रही हैं, इस वक्त तबाही मची हुई है, जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड है। तो आप ये बताएं कि आप
की दीमक को पहले अपने अंदर की दीमक को खत्म करो, फिर बाहर की ताकतें जो है नहीं तोड़ सकती। आज ये बात पाकिस्तानी कौम की पूरी दुनिया में एक इबरत और इनकी मिसाल बनने जा रही है कि एक एटमी पावर को भी तोड़ा जा सकता है। ये जिस जोन में थे ना, इनका मैंने कहा ना, इनका विजन नहीं है, ये एक डायरेक्शन में देखते हैं। हम बड़ी पावर हैं, दो बातें करता है कोई मुशर्रफ सर, हाँ हम भी एटमी पावर है, हम तुम जंग करोगे हम भी जंग करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू जंग। आज के जमाने में जंग जो है 1-to-1 जंग का दौर नहीं रहा है। आजकल जो है साइको वॉरफेयर होती है, स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर होती है, डिफरेंट वॉरफेयर होती है, प्लान वॉरफेयर होती है, लॉट ऑफ वॉरफेयर जो कि लड़ी जाती हैं, और उसके लिए जो है आपको 1-to-1 फौजी जंगे करने की जरूरत नहीं है। आपको दूसरे मुल्कों के अंदर घुसकर हाँ, वो मैं क्या उसके बाद बात कर लूँ। पहले वही बात होती है कि पहले अंदर खोखला किया जाता है, इन्हीं अपना जो प्लानिंग करके मुल्क को अंदर से खोखला किया जाता है। उसके बाद जैसे आपने कहा कि दीमक अंदर से चाट जाती है, उसके बाद बाहर वाले हिट करते हैं और वो हर चीज टूट जाती है। तो आप कितनी भी आपकी ताकत हो, एटमी ताकत हो, लेकिन जब मुल्क के अंदर जब अनाफी फैली हो और मुल्क अंदर से टूट रहा हो, तो फिर बाहर वाले को चांस मिलता है, तो वो फिर बाहर से जो है अटैक करता है बाय आर्मी और बाय फोर्स। एक दिन वक्त आएगा, हिस्ट्री में दुनिया के बच्चों को पढ़ाया जाया करेगा कि दुनिया में एक मुल्क होता था जो एटमी पावर था। दुनिया को बताया जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि आज के जमाने में वॉरफेयर डिफरेंट टाइप की होती है, कि आप एक नाकाबिले तस्खीर का नारा बुलंद करने वाली कौम और मुल्क को भी तोड़ सकते हैं। जिसके पास एटम बम होता है उसको भी तोड़ सकते हैं। और वो सबक भी पढ़ाया जाया करेगा कि उसका तरीका कारी होता है कि आप दो बदू जंग नहीं करें, आप उनके अंदर घुस के उनके अपने लोगों के जरिए उनको खोखला करके उस मुल्क को तोड़ दें। क्योंकि वो कौम ज़ूम में होती है, वो कौम हजूम में होती है, वो कौम नहीं होती। वो कौम जाहिलियत के अंधेरों में भटक रही होती है, वो कौम नारेबाजियों पर जिंदा होती है। ये तारीख में पढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान की मिसाल आने वाली सदियों में दी जाया करेगी। जब कोई कहेगा ना हम ये एटमी पावर इसको नहीं तोड़ सकते, कहेंगे इंडिया से लो, इसराइल से स्ट्रेटेजी लो, हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजी को स्टडी करो, तो फिर आपको पता चले कि किस तरह मुल्कों को तोड़ा जाता है एटमी पावर्स को। ये आज जो हम बात कर रहे हैं, ये शायद पाकिस्तान में सुनने वालों के लिए पहली दफा ये बात उनके दिमाग में आज पड़ेगी, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, कि एटमी पावर को तोड़ने क्यों भी तोड़ा जा सकता है। एटमी पावर होने का मतलब ये नहीं कि आपका मुल्क नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि आप पर कोई डायरेक्ट हमला नहीं करेगा। आप पर डायरेक्ट हमले होंगे अचकजई से, पश्तून से, सूबाई लीडरान से, MQM के जरिए, इस तरह की पार्टियों के जरिए आप पर हमले होंगे और आपके रगों में घुसकर उनको काट दिया जाएगा और आप लोगों का पुराने खून। अच्छा, तो मतलब कहने का ये है कि ये चीज भाई जी लोगों को फर्स्ट टाइम पता चलेगी। ठीक है, इनको पता लग गया है, हमने बहुत सारी बातें बताई हैं इनको। और बात ये है, मुख्तसर बात, पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पायम जमाल टाको और आगा हसन सैयद जो है हमेशा मुल्क के लिए जो है जद्दोजहद करते रहे हैं और मुल्क को इन्हीं मुश्किलात से निकालने की तजवीज़ें और कोशिशों में लगे रहे। मगर जब इग्नोरेंस होती है तो फिर उस कौम का वही हाल होता है जो अभी होने वाला है। तो अभी पता नहीं वक्त गुजर चुका है या गुजरना है या अभी क्या रह गया पीछे पाकिस्तान में, लेकिन ये जो बातें हैं आगा हसन सैयद की और जमाल टाको की, ये बातें हमेशा रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे। अगर आपने कुछ कहना है आखिर में तो कह दो, फिर उसके बाद कंक्लूडिंग लाइंस सिर्फ कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पायम की लीडरशिप जमाल टाको और आगा हसन की एक ही बात, पूरी कौम हमारी, सिर्फ बाकी बातें भूल जाओ बेशक, मगर इस बात को प्लीज याद रखो। मत समझो कि तुम एटमी कुव्वत हो, तुम लोगों को नहीं तोड़ा जा सकता। आज का जमाना बदल चुका है, ये किसकी सदी है, यहाँ पे वॉर स्ट्रेटजीज, वॉरफेयर डिफरेंट अंदाज से लड़ी जाती हैं, मुल्क तोड़ने की स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती
ہم ناقابل تسخیر ہیں تو کہتے تھے مت بولو یہ بہت بڑا لفظ ہے، مت بولو، ثابت کرو، مت بولو یہ اتنا بڑا لفظ کہ تم کہو کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، تم ناقابل تسخیر نہیں ہو، اور آج وہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ ہماری جو بات ہے اگر سمجھ میں آ گئی، آپ لوگ کو رات کو نیند نہیں آئے گی، اور جو آپ لوگ بے غیرت و بے حس قوم ہیں